ये एग्जाम्पल देखिए, ग्राउंड है और दो बॉल ए एंड बी। ध्यान दीजिएगा कि ये ए को आपने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया और 6 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा बॉल जो है इसे 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री की ओर 30 डिग्री पर पहले बॉल की तरफ थ्रो किया। तो आपको ये पता करना है कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा सकते हैं कि नहीं एयर में, पहला पॉइंट। और यदि टकराएंगे तब तो इनके बीच का ड्यूरिंग द फ्लाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, और यदि नहीं टकराएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ होना चाहिए। तो आपसे कहा गया फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between A and B during their flight. Also find the time t when they are at shortest distance from each other. नोट करिए, आपको ये क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल नहीं होकर यहाँ दो प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया गया है। कहाँ थे ये? बैठ जाओ। हाँ, इसको मैं सेट कर देता हूँ। क्या लग रहा है कि कैसे इसे हितांश प्रोसीड करें? कितने पार्टिकल चलते दिख रहे हैं? और दो पार्टिकल जब भी चलते दिखे तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। किस बात की घंटी बजनी चाहिए? कि दो पार्टिकल को हम एक में मूव करता देख सकते हैं यदि रिलेटिव के कंसेप्ट को यूज करें। रिलेटिव का कंसेप्ट हम यूज क्या किसके लिए करते हैं? मैंने क्या बताया कि टू मूविंग पार्टिकल प्रॉब्लम को वन मूविंग पार्टिकल प्रॉब्लम में बदलना। लास्ट लेक्चर में आप थे अंश, तो ऑनलाइन थे। हाँ, वही मैं कोशिश कर रहा था कॉल करूं। अब ये मुझे बताइए कि जब आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है कि जो ए और बी हम देख रहे हैं अभी, इनमें किसी एक को ऑब्जर्वर मान लिया जाए? और यदि किसी एक को आप ऑब्जर्वर मान लेंगे तो उसमें क्या है कि ऑब्जर्वर मानते ही आप उसके वेक्टर्स छीनते हैं उससे, और जिधर वो होता है उसके अपोजिट ये इधर 30 था तो इधर 30, उसके अपोजिट आप प्रोवाइड कर देते हैं दूसरे वाले को ले जाके। और जी जो था ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, इसे भी छीन लिया और अपोजिट करके वो भी प्रोवाइड कर दिया। और जब ये प्रोवाइड कर दिया तो ये जी और जी भी कट गए, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण इन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। और मुझे ये बताइए कि यदि ये कट गए तो ये जो आप देख रहे हैं, एक के पास दो वेलोसिटी कितने डिग्री पे देख रहे हैं? 120 डिग्री पे। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? हाँ, ये रिजल्टेंट आ गया। तो अब हमारा ये भी हट गया, ये भी हट गया, और रिजल्टेंट ये दिख रहा है। तो क्या इनके कोलाइड करने की कोई संभावना है? कोलाइड तो करेगा नहीं। और हम यदि बात करें तो यहाँ से ये 60 होगा और यहाँ से भी ये 60 होगा। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री।
तो आप एक नया डायग्राम फिर बना लें, क्योंकि वो पुराना वाला गंदा हो गया, कि अब आपके पास केवल एक ब्लॉक है ए, बी को आपने बना दिया है ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है, और ये इधर जाते दिख रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। कार्तिकेय, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या था लफड़ा भाई? परपेंडिकुलर, ठीक ना। यहाँ पर ये कितना मीटर हमने लिया था? 6 मीटर। तो परपेंडिकुलर ये जो रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया 6 साइन 30। 6 साइन 30 क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, हाइपोटेनस हमें पता है, तो ये हो गया 3 मीटर। और कितने देर बाद ऐसा सिचुएशन आएगा? ये लेंथ कितना है? 6 cos 30 बाई 20। ये हो गया वो टाइम जिसपे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम देख रहे होंगे। 3√3 बाई 20, 3√3 बाई 20 सेकेंड। इतने देर बाद ये दोनों जो बॉल होंगे एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होंगे। तो हम लोगों ने जैसे ही दो पार्टिकल के मूवमेंट की बात की तो तुरंत याद आया कि रिलेटिव यूज कर दो, और यदि रिलेटिव यूज करेंगे तो हमें वो दिख गया कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। यहां देखिए, ये है एक ग्राउंड से फेंका गया पार्टिकल ए, ये इस तरफ जा रहा है 60 डिग्री पे 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ये भी इधर जा रहा है 60 डिग्री पे और 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। आपको बताना ये है कि ए और बी प्रोजेक्टाइल यदि एक साथ हवा में 6 मीटर के डिस्टेंस से थ्रो किए गए हैं, टाइम 0 मान लिया, एक साथ फेंके गए, हमें ये बताना है कि will the A and B collide in mid air? पहला तो ये, if yes, then find the time of collision. Time of collision. तो दो पार्टिकल यदि चल रहे हैं एक साथ, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि किसी एक को ऑब्जर्वर बनाकर उसे रेस्ट पे कर दे, तो एक ही पार्टिकल चलेगा, और एक पार्टिकल चलेगा तो अपनी कहानी आसान हो जाएगी थोड़ी सी। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, ए को जाते हुए हमने देखे 60 डिग्री पे 30 मीटर पर सेकंड से, और बी को भी जाते हुए देखे 60 डिग्री पे 30 मीटर पर सेकंड से, दोनों के पास एक्सेलरेशन भी है। तो जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो एक को ऑब्जर्वर मान लिया, ऑब्जर्वर मान लिया तो वो रेस्ट पे आएगा, हमेशा अपने आप को वो रेस्ट पे देखता है। उसका वेलोसिटी देख रहे हैं कि जो जिधर है उसके अपोजिट, उस बगल में पेड़ होता तो अपोजिट जाते दिखता, तो उसी तरह ये भी अपोजिट जाते दिखेगा,
हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे? अब वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे, वो 60 डिग्री ऊपर था। स्पीड कितना रहेगा? स्पीड रहेगा वही 30 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री पे। अब मुझे ये बताइए एक्सलेशन का क्या करूं? वो भी छीन लिया। अपोजिट करके, अपोजिट जो देते वही अपोजिट करके जी से प्रोवाइड कर दिया। तो हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर छीना, एक्सलेशन वेक्टर छीना, उन वेक्टर्स के डायरेक्शन अपोजिट किए, और दूसरा जो चलने वाला बॉल है उसे दे दिया। अब दूसरे बॉल के पास एक्सलेशन मिला, बचा है या गायब हो गया? एक्सलेशन क्यों गायब हो जाने वाला है? उसके पीछे का क्या लॉजिक देंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो नेट वैल्यू एक्सलेशन का हो गया 0। और वेलोसिटी के बारे में देखिए तो कितने डिग्री पे ये दोनों वेक्टर हैं? 120 पे रिजल्टेंट का क्या कोई स्पेशल केस याद आया? तो हाँ, तो 120 पे इनका जो वैल्यू होगा वो रिजल्टेंट यही आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड 60 पे। और आप ये वैल्यू भी देख रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड। और अब मुझे ये बताइए क्या बी अपनी जगह से हटेगा? तो ए जाकर के क्या उससे टकराएगा या नहीं? तो निश्चित रूप से टकराएगा। यस, ए विल हिट द बॉल बी, ए विल कोलाइड विथ बी इन मिड एयर। यस, ए विल कोलाइड विथ बी इन मिड एयर, मिड एयर। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? कितने देर बाद? तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो गया? टाइम ऑफ कोलिजन, तो डिस्टेंस कितना दूर जाएगा टकराने के लिए? ये 6 मीटर लिया था हमने, तो 6/30, तो 1/5 सेकेंड के बाद ये टकरा जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, नोट कर लें। और यहाँ एक कंसेप्ट भी नोट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है? टू ऑब्जेक्ट या टू projectile will collide when their relative velocity is directed along the line joining them. The line joining them. ये कंसेप्ट एक ध्यान रखिएगा। तो दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड कब करते हैं? जब उनका रिलेटिव वेलोसिटी जो हो उन ऑब्जेक्ट्स के ज्वाइन किए जाने वाले लाइन के एलोंग हो। ठीक है, पेज चेंज करूं कार्तिकेय? यहाँ देखो, ये एक टावर और दूसरा टावर, ये दोनों टावर में ये जो एक टावर है ये 20 मीटर ऊंचा है, और दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर। टावर 1, टावर 2। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि यदि हम एक प्रोजेक्टाइल को आसमान की तरफ फेंकते हैं 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं ये 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है एक साथ प्रोजेक्ट किए टाइम 0 पे, दोनों के पास एक्सलेशन भी दिख ही रहा है। आपको बताना है कि इफ
ball A and B collide in mid-air during their flight. Then find height of second tower. Find height of second tower. दूसरे टावर का हाइट क्या होगा ये आपको बताना है। पहले तो डायग्राम बना लो, क्वेश्चन नोट कर लो और उसके बाद कहानी सोचना शुरू करो। दोनों बॉल को हम लोगों ने सोचते हैं, थोड़ा और सोचिए। फाइंड द हाइट ऑफ सेकेंड टावर। अब सही बात, बहुत बढ़िया। तो चल रहे हैं दो पार्ट के। तो जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्व करते वक्त क्या करने वाले हैं, किसी एक को ऑब्जर्वर मान लिया। ऑब्जर्वर, एज्यूम ऑब्जर्वर, तो अपने आप हो जाएगा ये रेस्ट को। इसका वेलोसिटी छीन लो, हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर दो, और एक्सेलरेशन छीन लो, ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर दो। अब यदि तुम देखते हो तो एक्सेलरेशन तो कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन तो कैंसिल आउट हो गया। और ये 40 और 40 का रिजल्टेंट कितना होगा, 40√2। किस डायरेक्शन में होगा, तो 40√2 जो रिजल्टेंट आ रहा है, यदि हम चाहें कि ये बी से टकराएगा और बी कहीं जा नहीं रहा, तो बी कहीं जा नहीं रहा तो ए को क्या करना पड़ेगा, इसी रास्ते पे जाना मजबूरी है उसकी, और यही रिजल्टेंट आना चाहिए 40√2। तो ये कहानी बताता है वेक्टर सम से कि ये जो 40√2 आया है निश्चित रूप से 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि 90 डिग्री के दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट लेते हैं जब दोनों वेक्टर सेम हो बीच में। तो आपको जब 45 दिख गया तो इससे ये पता चल गया कि इसके परपेंडिकुलर और इसके बेस एक जैसे होने चाहिए। ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा क्योंकि 45 है। तो और यहाँ से यहाँ तक कितना दिख रहा है, वो तो H1 20 मीटर के बराबर। तो H2 कितना हो गया, तो H2 यहाँ से यहाँ तक H2 कितना हो गया होगा, ये सोच के देख लो। तो H2 हो जाएगा H1 + 30, 20 + 30 दैट इज 50 मीटर। अरे फ्री के नंबर है या नहीं, यदि आपके समझ में आता है तो कौन सा बड़ा मेहनत करना है। IIT से भी पूछ चुका कभी किसी जमाने में, बहुत दिन पहले। तो दो पार्टिकल जब चले तो ये सिंपल सा आइडिया है, और कोलिजन हो तो जब एक को रेस्ट कर दिया तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरे को जाना पड़ेगा उसी रास्ते पे जिसपे वो लाइन ज्वाइन कर रहा है। अंश ओके। यहाँ आप एक एग्जांपल देखते हैं कि दो पार्टिकल ऐसे दे दिया गया, वेलोसिटी v1, दूसरे का वेलोसिटी v2, एक का पोजीशन वेक्टर r1 और दूसरे का पोजीशन वेक्टर r2। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इनके कोलिजन हो, ड्यूरिंग द मोशन इनके कोलिजन हो, उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा,
कंडीशन फॉर कोलिजन। तो कंडीशन फॉर कोलिजन जो है उसको समझिए। ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? R2 माइनस R1 वेक्टर कह सकते हैं। पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, R2 माइनस R1। सोच लो एक बार। और वेलोसिटी पोजीशन ऑफ 2 ये है पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। विथ रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब 1 से यदि हम देखें तो 2 का पोजीशन। अब मुझे ये बताइए कि यदि इसको टकराना होगा, तो इसको टकराना होगा तो यदि किसी एक बॉल को मैं ऑब्जर्वर मान लो 2 को मैंने ऑब्जर्वर मान लिया, तो V1 को किस रास्ते पे चल के जाना पड़ेगा? इसी रेड कलर वाले रास्ते पे चल के जाना पड़ेगा। तो कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगा? कंडीशन फॉर कोलिजन, जो डायरेक्शन होगा V1 माइनस V2, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 वाले का, वो डायरेक्शन के लिए वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करते हैं, वो याद आया? और वो जो लाइन ज्वाइनिंग का डायरेक्शन है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन मॉड R2 माइनस R1, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। क्यों? क्योंकि टक्कर कब होगा? कि जब आप इसके वेलोसिटी छीन लें। इसका जो वेलोसिटी था उसे क्या करें? छीन लें। इसे प्रोवाइड कर दें इधर माइनस V2 वेक्टर की तरह देखिए, और यहां पर आ जाए वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। यदि उन दोनों का रिजल्टेंट, तभी जाके टक्कर होगा। तो V1 माइनस V2 अपॉन मॉड V1 माइनस V2 किसके बराबर हो जाना चाहिए? R2 माइनस R1 अपॉन मॉड R2 माइनस R1। वो जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो V2 माइनस या V1 माइनस V2 का जो डायरेक्शन और R2 माइनस R1 का जो डायरेक्शन है वो एक जैसा होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में 1 के रेस्पेक्ट में 2 मौजूद है, 2 के रेस्पेक्ट में 1 उसी लाइन पे चल के पहुंच जाएगा B से के पास, तो टक्कर हो जाएगी। ऐसे आप देख ले सकते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ दिया जाता है और बच्चे छोड़ते हैं। एक तो रिलेटिव मोशन आ गया, दूसरा वेक्टर आ गया, इतना संभालना मुश्किल हो जाता है। ये क्या एक बार और समझाऊं अंश? वेदांत काट के, यदि आपको ऐसा लगे कि ये समझ में आया, बड़ी खुशी की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सोचिए और फिर मुझे बताइए। यहाँ ग्रेविटी है, एक पत्थर को यदि मैं ग्रेविटी के पैरेलल ऊपर उछालूं तो पाथ कैसा होगा? पार्टिकल 1 का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यदि एक पत्थर को नीचे थ्रो कर दूं तो उसका पाथ कैसा होगा? यदि एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दूं तो उसका पाथ कैसा होगा? और यदि एक पार्टिकल को और किसी एंगल पे थ्रो कर तो पाथ कैसा होगा? पैराबोला। ये सारी कहानी तब है जब एक्सलेशन क्या हो? कांस्टेंट। अब यहां से एक कंसेप्ट सेट करो। क्या कंसेप्ट सेट करो दिमाग में? कि व्हेन एक्सेलरेशन वेक्टर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ कांस्टेंट हो, देन path will be a straight line, or parabolic या पैराबोला ओनली। दो ही तरह के पाथ होते हैं।
स्ट्रेट लाइन होते हैं और पैराबोला होता है। और उसमें भी कब स्ट्रेट लाइन? when particle is projected at angle theta from horizontal. If theta is equals to 90 degree, if theta is equals to plus 90 or minus 90, in both case path will be a straight line, or otherwise path will be parabola. तो हम किसी भी पार्टिकल के लिए किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ये तुरंत बोल सकते हैं। किसी भी पार्टिकल के लिए किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में हम बोल सकते हैं पाथ या तो स्ट्रेट लाइन। अब आपको ये सोचना है कि आपको दे दिया गया है एक एग्जांपल में एक्सेलरेशन 3i + 4j और वेलोसिटी 6i + 8j। पाथ कैसा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। यदि आपको ये मैं v कहूं और आप कंफ्यूज हो जाएं तो मैं u कह देता हूं, इसी से मोशन शुरू ही हुआ है। तो आप कहोगे कि सर एक्सेलरेशन तो i कैप j कैप में है। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, क्या i वाला बदल रहा है टाइम के साथ? नहीं। j वाला? नहीं। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब दो ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन कब होगा पाथ? जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो स्ट्रेट लाइन होगा। और पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है वो भी सुनो ध्यान से। यदि कोई वेक्टर ए, दिमाग में इमेजिन करो एक एरो, और दूसरा वेक्टर 2a तो निश्चित रूप से पैरेलल होगा। तीसरा वेक्टर 3a तो निश्चित रूप से पैरेलल होगा। चौथा वेक्टर 1/2a तो भी पैरेलल होगा। मतलब कोई एक वेक्टर दूसरे का यदि मल्टीपल है k टाइम्स है या n टाइम्स है तो वो दोनों पैरेलल होंगे। का मतलब x वाला x वाले का रेशियो, y वाला y वाले का रेशियो, j वाला k वाले का रेशियो यदि एक जैसा है तो वेक्टर पैरेलल है। क्या यहाँ ऐसा दिख रहा है u और m? u का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो a के डबल दिख रहा हो। क्या i वाला i का रेशियो, j वाला j का रेशियो एक जैसा है? इसका मतलब ये जो है ये पैरेलल वेक्टर्स है। कैसे वेक्टर्स है? पैरेलल। पैरेलल के लिए सीधी सी एक बात है, x और y का जो अलग अलग आप रेशियो देखें उससे। और यदि पैरेलल वेक्टर हैं तो पाथ तुरंत से दिमाग में कौन दे, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर दो चैप्टर आ गए, एक तो आई कैप जे कैप दिख के प्रोजेक्टाइल समझ लो, प्लेन मोशन, और वो नहीं रहा है प्लेन मोशन, है स्ट्रेट लाइन। क्यों? कि भी उसी लाइन के अलोंग है जिस लाइन के अलोंग ये है। ओके वेदांत थोड़ा यू है। हाँ पर जैसे जो तीन केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, उसमें तो सिर्फ y के अलोंग है, y के अलोंग है, कांस्टेंट है। मेन तो ये है जिसके अलोंग है, यदि उसी के अलोंग वेलोसिटी होगा तो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ जो वेक्टर है a, उस वेक्टर को फील करो, कहीं तो है स्पेस में। यदि वो वेक्टर आपको दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये a का डायरेक्शन है, ये a वाला डायरेक्शन है। और यदि किसी a वाला डायरेक्शन एक ऐसा दुनिया जहां एक्सेलरेशन ऐसे है, ग्रेविटी ऐसे है, यदि वहां एक पत्थर को तुम इसी डायरेक्शन में थ्रो कर दोगे तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो पैरेलल होगा तो स्ट्रेट लाइन। और यदि इधर थ्रो कर दोगे तो अब एंगल बन गया ना, प्रोजेक्टाइल, पैराबोला। क्या हो जाएगा? पैराबोला। यदि तुम इधर कहीं थ्रो कर दोगे तो तब भी पैराबोला। और ये जाके गिरेगा कैसे? ये ऐसे। इधर तुम ग्राउंड समझ लो, इधर तुम ग्राउंड समझ लो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। और अब तुम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो तो स्क्रीन को टेढ़ा मेढ़ा कर लो। और उसके बाद तुम या दिमाग में एक इमेजिन कर लो, ग्राउंड इधर है, यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, तो क्या होने वाला होगा? यदि उस लाइन ग्राउंड की तरफ फेंकेंगे तो स्ट्रेट जाएगा, लाइन की तरफ, एक्सेलरेशन वाले लाइन की तरफ फेंकेंगे और किसी एंगल पे फेंकेंगे तो जाना होगा उसे ग्राउंड पर। लेकिन आप जैसे इधर फेंक देते, ये तीसरा पार्टिकल, ये था पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा पार्टिकल, मान लो इधर फेंक देते तो इसका पाथ कोई पूछता तो कैसे देखते? हाँ, ये ऐसे करके जाता ग्राउंड की तरफ, जैसे किसी टावर से थ्रो किया गया हो। ये इमेजिनेशन ही का तो खेल है।
अपना इमेजिनेशन चेंज कर दो। अच्छा, इसका मिनिमम स्पीड कहाँ होता होगा? तो मैक्सिमम हाइट मतलब ग्राउंड के जहां पैरेलल ये मूव कर रहा हो, किसके पैरेलल मूव कर रहा होगा? वो जहां अभी इमेजिनरी ग्राउंड है उसके पैरेलल जब मूव कर रहा होगा वहां स्पीड क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। हाँ, मतलब एक्स वाई करते हो तो वो ये उस हिसाब से। तो फिलहाल इस इमेजिनेशन को सर आप क्यों मेरे दिमाग में डाल रहे हो? ध्यान से सोचो। एक एरोप्लेन जा रही है, एक कंसेप्ट और समझ लेना कि when a particle is dropped from a large moving object, ठीक ना? Then initial velocity of the particle will be same as velocity of the large moving object. Large moving object at that time. वजह यदि आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप होते देखा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वही लेंगे जो लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट का। जैसे ये है एरोप्लेन, V0 से एक एरोप्लेन को जाते देख रहे हो, और यहां से बॉम्ब इज ड्रॉप्ड। तो बॉम्ब को यदि ड्रॉप किया गया तो उसका इनिशियल स्पीड आपको क्या लेना चाहिए? हाँ, उसका भी स्पीड वही लिया जाएगा जो प्लेन का है, वही स्पीड लेना पड़ेगा आपको बॉम्ब का। सर ड्रॉप कर रहा है, अरे तो ड्रॉ जो प्लेन में बैठा इंसान यदि हाथ से कुछ गिराए तो उसका वही स्पीड दिखेगा जो हाथ का है। हाथ का जो है वो प्लेन का जो है वो बॉम्ब का हो गया। सोचो कार में बैठे थे, खिड़की से बाहर एक केले का छिलका गिरा है तो उस छिलके का इनिशियल स्पीड वही होगा जो कार का है, जो आपके हाथ का है। क्योंकि जब आपने हाथ से छोड़ा तो जब आप छिलके को हाथ में रखे हुए थे तो आपका हाथ चल रहा है, छिलका भी चल रहा है। छोड़ा तो उसका वेलोसिटी वेक्टर तोड़ के अपने पॉकेट में थोड़े ना रख लिया, जो वेलोसिटी वेक्टर था वो तो उसके पास है ही। आपने ड्रॉप किया तो हाथ जब तक पकड़े हुए हैं तब उसकी स्पीड कितनी, जो आपकी हाथ की है किधर है? हॉरिजॉन्टल, कार जा रही है। तो जब आप हाथ से अलग करोगे तो आपने तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, तो वेलोसिटी कब बदलेगा? जब कोई फोर्स लगेगा। फोर्स कौन लगाएगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी तो वर्टिकल लगाएगा ना, जिसके कारण वो छिलका नीचे जाएगा। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो उसका हॉरिजॉन्टल है वो कब गायब होगा? वो तो रहेगा ही ना उसके साथ। धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट तो ग्राउंड से देखेंगे तो उस छिलके का, केले के छिलके का जो कार के खिड़की से आपने गिराए, पैराबोलिक पाथ दिखेगा। लेकिन कार के भीतर बैठ के देखोगे कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि कार जा रही है तो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा, क्योंकि आप भी टी टाइम में उतना ही दूर चले गए जितनी छिलका गया, क्योंकि आप कार में बैठे थे। कार का इनिशियल स्पीड वही छिलके का स्पीड, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का एक जैसा है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आप देख रहे हो एक प्लेन को एक बॉम्ब ड्रॉप करते और प्लेन जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो जो बॉम्ब आप निकल के इससे ड्रॉप होते देखोगे वो बॉम्ब का भी स्पीड क्या होगा? इनिशियल V0। और ये ग्राउंड देख रहे हो तो ये बॉम्ब धीरे धीरे इधर आने वाली है ग्रेविटी के कारण, और प्लेन स्ट्रेट जाने वाली है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना प्लेन आगे आएगी
टी टाइम में उतना ही बॉम्ब भी आगे आएगा, तो हमेशा वो आपके प्लेन के नीचे ही दिखेगा। यदि आप और आगे बढ़ता देख रहे हैं प्लेन को, तो बॉम्ब भी तो आगे आया होगा। ग्रेविटी के कारण उसका डायरेक्शन बदलता जा रहा है, हाइट भी कम होती जा रही है और प्लेन कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल पाथ पे जा रहा है। अब मुझे बताइए कि जब आप देख रहे होंगे प्लेन से, तो प्लेन से कैसा पाथ दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा। जबकि ग्राउंड से कैसा पाथ दिखेगा? तो ये पूछ देता है कि यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉम्ब का पाथ, तो प्लेन से दिखेगा स्ट्रेट लाइन और ग्राउंड से दिखेगा पैराबोला। सर मेरे समझ में नहीं आया, तो ध्यान से सुनो। जब तुम देखोगे बॉम्ब का पाथ ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, तो आपने जब इस एरोप्लेन को ऑब्जर्वर मान लिया, एरोप्लेन को ऑब्जर्वर मान लिया, तो अब मुझे बताओ क्या करोगे? उसकी वेलोसिटी छीन लोगे और किधर प्रोवाइड कर दोगे? अपोजिट में। तो ये तो जीरो ही हो गया वेलोसिटी। और इस पे लग कौन रहा होगा? ग्रेविटी mg बाई m के कारण ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और किधर जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो किधर जाते दिखेगा? वर्टिकल डाउन। तो कैसा पाथ दिखेगा? स्ट्रेट पाथ दिखेगा। कब? जब कहां से देख रहे होंगे? प्लेन के भीतर बैठकर देख रहे होंगे। सर जब उसकी वेलोसिटी दिया है तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं दिखेगी। अब मुझे ये बताओ, प्लेन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो उसके इंजन के इफेक्ट के कारण है ना? क्या बॉम्ब में भी आपने इंजन लगवा दिया? नहीं। आजकल के बॉम्ब बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। वो 1947 के एटम बम या उससे पहले वाला 1942 वाला एटम बम की बात करो, उस जमाने में वो ड्रॉप कर दिया। आज का तो बॉम्ब ढूंढ के मार डालेगा वो, उसमें खुद की इंजन, खुद का दिमाग, खुद का नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ है। लेकिन ये सिंपल अभी केस देख रहे हैं, ड्रॉप किया तो ड्रॉप किया। जैसे बॉम्ब अच्छा नहीं लगे तो बाढ़ आई हुई है, खाने का पैकेट ड्रॉप किया, वो तो रॉकेट की तरफ तो नहीं फेंकेगा, वो तो ड्रॉप करेगा। तो खाने का पैकेट ड्रॉप किया। हाँ, अब वही तो उसके लिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि खाना का पैकेट गिराया, कहाँ गिरेगा जाके बताओ। बात समझ में आई? तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होंगे वो प्रैक्टिस करके बैठे हैं, कहाँ गिराऊंगा, किसके हाथ पड़ेगा, वो उसको पता है, कितने हाइट से गिराऊंगा। और आप तो बस HC निकाल के कैलकुलेशन शुरू करना, तब तक तो बाढ़ खत्म हो जाएगी लेकिन हमें भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है कि अब यहाँ पाथ आपने एक तो ऑब्जर्व किया, स्ट्रेट पाथ, लेकिन यही पाथ यदि आपको फिर ऑब्जर्व करने के लिए कहूं, पाथ ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखिए ध्यान से, ये पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोला। क्योंकि बॉम्ब के पास वेलोसिटी भी है और बॉम्ब के पास एक्सेलरेशन है और दोनों के बीच में एंगल है कुछ, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, तो बनेगा क्या? पैराबोला। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हुआ ये कि एक दिन एक कौवा, एक आम तो भारी हो जाएगा, लीची पकड़ के उड़ती हुई जा रही थी। तो कौवा मुझसे बनेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, तुम मान लेना यही है कौवा, और मुंह में है इसके लीची, और ये जा रही है V0 स्पीड से, बर्ड और ये लीची। अब मुझे ये बताओ, बाई चांस इसके मुंह से लीची गिर गया, लीची इज ड्रॉप्ड, स्वाद उसको लगा कि ठीक ठाक नहीं है तो छोड़ दिया, कौन ले जाए। तो लीची का आपको बताना है
फाइंड आउट path of lychee, path of lychee, find out path of lychee observed by the bird, observed by the bird. एक काम तो ये हो गया, observed by a person on ground, observed by a person on the ground. अब सोचो, लेकिन यहाँ और मजे लो, ये कौवा जल्दी में है, कौवे के पास एक एक्सलेशन भी है ए नॉट, तब सोचना है। एक कौवे के रिस्पेक्ट में आपको पाथ सोचना है लीची का, और एक ग्राउंड पे खड़े इंसान के रिस्पेक्ट में पाथ सोचना है लीची का। कौवा एक्सलरेटेड है, कांस्टेंट एक्सलेशन है। जिस समय ड्रॉप हुआ उस समय स्पीड भी नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी कौवे का और लीची का क्या होना चाहिए? सेम। When any particle is dropped from large moving object, तो लीची के रिस्पेक्ट में कौवा हो गया लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा ड्रॉप किए जाने पे सेम। तो क्या करते हैं, पहले पार्ट के लिए सॉल्व करते वक्त चित्र बनाते हैं। ये हो गया अपना कौवा बर्ड, और ये हो गई लीची। कौवे के पास वेलोसिटी भी है और एक्सलेशन भी है, लीची के पास वेलोसिटी भी है और एक्सलेशन ग्रेविटी के कारण होगा। अब क्या करो तुम कि इसे बना दिया ऑब्जर्वर, कौवे को बनाया ऑब्जर्वर, उसका वेलोसिटी छीन लो और उसका एक्सलेशन छीन लो। तो अब हमने देखा कि लीची के पास दो वेलोसिटी है, दो एक्सलेशन। एक और चित्र बना लेते हैं, कौवा बनाने में जब पैसा खर्च हो ही नहीं रहा, बनाओ फिर से कौवा। एक कौवा ये और ये रेस्ट पे, क्योंकि ऑब्जर्वर किस पे दिखता है? रेस्ट पे। और ये लीची के पास वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, उसके पास एक एक्सलेशन दिख रहा होगा √A0² प्लस G², और ये लीची भी है रेस्ट पे, तो लीची किधर जाने लगेगी? इसी स्ट्रेट एक्सलेशन वाले लाइन पे। वर्टिकल से कितने एंगल पे? तो tan थीटा लिख सकते हो आप A0/G। सर कैसे पता चला? अरे वेक्टर सम किया था यार A0G का, तो उससे एंगल पता चल गया tan थीटा नॉट। यहाँ जो रिजल्टेंट लिखोगे ना, तो यहाँ थीटा नॉट देखोगे ना या थीटा देखोगे ना, तो tan थीटा नॉट क्या हो जाएगा? A0/G। इसी वर्टिकल लाइन पे, इसी वर्टिकल से थीटा वाले नॉट वाले एंगल पे ये लीची जाते दिखेगा, तो ये ऑब्जर्व्ड पाथ हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड पाथ, जो वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा? tan इनवर्स A0/G के एंगल पे होगा। और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये जिधर एक्सलेशन है उधर जाता दिखेगा कौवे को। शुरू में मुझे ये क्वेश्चन बताना था कभी किसी जमाने में, तो मैंने घर में बहुत प्रैक्टिस की, खूब चिड़िया बनाया, वहां जाके फिर भी नहीं बना। मैंने कहा यार अपने से चिड़िया नहीं बनने वाली, तो जैसा बनता है उसी से काम चला। हाँ क्या हुआ? अंश बालक अच्छी है। अरे वाह यार, मेरा कौवा तो बढ़िया बन गया, फिर तो अच्छी बात है। एक बार इसी तरह पेंगुइन की प्रैक्टिस की, पोल वाला एक क्वेश्चन बनाना था, और वहां जाके पेंगुइन बनाया, और थोड़ा बहुत यदि लग भी रहा था तो कौवा जैसा। तो फिर सोचा यार बचपन से देखा है कौवा, तो पेंगुइन कहाँ से बनेगा, तो नहीं बना।
अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपने को सोचना है एक बार, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लीची के पास एक वेलोसिटी है और एक एक्सेलरेशन है, तो क्या होने वाला है पाथ? तो ये पैराबोला हो जाएगा, बहुत लफड़ा ही नहीं उसमें। लेकिन ये जो एंगल पूछ देगा कि कौए का एक्सेलरेशन ये, वेलोसिटी ये, लीची छोड़ा, अब लीची का पाथ बताओ, वर्टिकल्स कितना एंगल बनाएगा? कौआ और लीची के साथ बच्चे भी लुढ़क लेंगे, क्योंकि वो फिर फंस जाता है बच्चों के, नहीं वो फील कर पाते कि कैसे बोलना है बात। तो जब कभी पाथ की बात आए तो ग्रेविटेशन वाला सेट करो दिमाग में और उन्हीं को फॉलो कर लो। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, पैराबोला कैसे बनेगा, पॉसिबल तो यही दो दिख रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें दो पार्टिकल आपको दिए गए एक्स वाई प्लेन में चलते हुए। जल्दबाजी मत करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक पार्टिकल है ए जो कि है रेस्ट पे और उसका एक्सेलरेशन दिया गया है इसके पास ना, रेस्ट इसको नहीं रखता हूं यार, रुक जाओ। ये y ये x बना लिया है, एक्स वाई इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और किसी कारण से ये ए के पास जो हमने थ्रो किया मान लो, और वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, ये 30 डिग्री पे थ्रो किया एक्स से। और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जिसके पास एक्सेलरेशन है और ये रेस्ट पे है, ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको इस एग्जांपल में बताना है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ VAB। ये टाइम 0 पे दोनों फेंके गए। Also find the time when VAB is minimum। फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये भी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करिए, यहाँ यदि इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करते वक्त हमने कैसे कहानी शुरू की, हमने बी को लेट बी इज ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर जैसे ही कहा इसका एक्सेलरेशन छीन लिया, वैसे तो खुद रेस्ट पे है ही, तो एक्सेलरेशन ही केवल छीनना पड़ा। तो एक्सेलरेशन हमने प्रोवाइड किधर किया, ए को अपोजिट। ये जो एक्सेलरेशन इधर दे दिया वो कितना दे दिया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक के जो बी के रेस्पेक्ट में देखी जाएगी दुनिया,
उस दुनिया में यहाँ पर क्या एज्यूम कर लोगे तुम? ग्राउंड। ग्रेविटी जैसे परपेंडिकुलर होता था ग्राउंड के, तो एक्सलेशन परपेंडिकुलर दिखेगा ग्राउंड के। और यहाँ यदि ग्राउंड मान लोगे तो इस बॉल को कैसे चल के जाना पड़ेगा? ये को ग्राउंड पे ये ऐसे चल के जाना पड़ेगा। लेकिन उसके अपने भी तो वो नहीं होगी। उसके ऊपर देखो क्वेश्चन में एक्स वाई को क्या लिखा गया है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन नहीं, हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन। इसमें ग्रेविटी नॉर्मल से बैलेंस है mgn। ठीक, अब एक नई दुनिया बन गई, नया ग्राउंड बन गया तुम्हारे दिमाग में। और जब बन गया तो मिनिमम वेलोसिटी कहाँ दिखेगा? तो यहाँ पर दिखेगा। वेलोसिटी होगा कितना? जितना यहाँ होगा कंपोनेंट। तो ये इधर दिख रहा होगा 60, 12 cos 60, 12 sin 60। इसे भूल गए तो यहाँ पर क्या होगा? 12 cos 60। और यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मिनिमम वैल्यू। और ये कितना आ गया? cos 60 हो गया 1/2, तो 6 मीटर पर सेकंड। क्या ये आइडिया समझ में आया? रचित ऐसे बनाया या दूसरा मेथड यूज किया? बहुत बढ़िया। कार्तिक बालक कहाँ तक पहुंचे थे? उसमें ग्राउंड नहीं मिला था। हाँ, तो जी तो नॉर्मल mg बैलेंस है, क्योंकि एक्स वाई हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है। बगल में क्वेश्चन में इसलिए मेंशन किया है। आंस ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन सर, इसका एक बुक क्यों नहीं मिलता जिसमें मैं खूब प्रैक्टिस करूं? भाई बुक खरीद के बच्चा फेंक देगा, 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर वो क्यों खरीदेगा बुक? तो लिखने वाला जो है वो, उसका तो टेंशन होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा आइडिया है, उसको कलेक्ट करो और यूज करो अपने फेवर, जहां भी मौका मिले। इस तरह के क्वेश्चन कहोगे तो टेस्ट में मिल जाया करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आएगा तो वो अच्छे जो सोचते हैं बच्चे, उन्हीं का सही होगा। यदि नहीं कुछ कर पाए तो दूसरा रास्ता होता है, आई कैप जे कैप में भी लिख लो, आई कैप जे कैप में टी ये लिख लो, टी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लो, मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिक्स का अप्लाई कर दो तो मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगा। पहले टी आएगा फिर वेलोसिटी आएगा। लेकिन वो हो गया लंबा मेथड। आसान मेथड ये है कि जिसमें आपको ग्राउंड बदल के प्रोजेक्टाइल दिख जाए। मैं चेंज करूं क्या पेज? एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, कंसेप्ट समझ लो इसे। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ flutter of flag posted on car is car, boat, building is same as direction of velocity of wind with respect to the car, boat or building. With respect to the car, boat or building. नहीं, पैर लगा दो तो मूव कर लेगी, ग्राउंड कर लो। घबराना नहीं यार। बिल्डिंग मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जहां फ्लैग को होस्ट करते हो उस
जगह एयर का उस पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट, उस जगह के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उधर फ्लैग को लहराते देखो। जैसे सोचो एक कार खड़ी है और हवाएं चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ईस्टर्न विंड। एक कन्वेंशन और समझ लो, यदि कभी कहते हैं, एक कन्वेंशन माने परंपरा, लोग ऐसे बोलते हैं, ईस्टर्न विंड का मतलब है विंड कमिंग फ्रॉम ईस्ट टू मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो ईस्टर्न विंड, विंड के केस में विंड जाने वाली कहाँ है वो बाद की बात है, हम जिधर से फील करेंगे आते उस डायरेक्शन का नाम लेते हैं। परंपरा है, गांव में कहेंगे पूर्वा हवा चली, तो पूर्वा हवा पूरब से आने वाली, पछुआ हवा तो पश्चिम से आने वाली। तो जिधर से आती है वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है विंड के लिए, जिधर जाएगी वो नहीं, जिधर से आती है। तो जिधर से आती है उसके अपोजिट ही तो जाएगी, मतलब ईस्ट से आएगी तो वेस्ट जाएगी, नॉर्थ से आएगी तो साउथ जाएगी। तो नाम जब हम लेंगे ईस्टर्न विंड तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए, परंपरा यही है। याद कैसे रखें? याद रखें कि यार विंड आई तो हमें फील किधर से होगा, दूसरी तरफ गई वो हमने थोड़े ना फील किया, ये जो आई वो फील किया। जिस डायरेक्शन आती है उस डायरेक्शन का हम नाम लेते हैं। ईस्टर्न विंड ईस्ट से आई, वेस्टर्न विंड वेस्ट से आई, नॉर्दर्न विंड नॉर्थ से आई। ओके, जिधर से हम आते फील करते हैं विंड को उस डायरेक्शन का नाम लेते हैं। तो ये एक कन्वेंशन समझ गए और ये कंसेप्ट। तो हवाएं यदि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्टर्न विंड चल रही है, मतलब किधर से किधर जा रही होगी विंड, ईस्ट टू वेस्ट। तो यदि आप अपने कार के ऊपर झंडा लगा के रखें तो किधर लहराएगी, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ। ये बात समझ में आई? लेकिन आप हाईवे पे कार दौड़ाए जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फील करो हवाएं नहीं चल रही, तब किधर लहराएगी, साउथ की तरफ। थोड़ी देर बाद हवाएं चलने लगी, ईस्टर्न विंड 60 किलोमीटर पर आवर से, और गाड़ी तो जा ही रही थी 60 किलोमीटर पर आवर से। अब बताओ अब किधर लहराएगी झंडा? तो अब पहले तो साउथ था ही कार के चलने के कारण, और हवाएं चलने लगी तो साउथ वाले को धकेल के ले जाएगा किधर, वेस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्टर्न विंड है। किधर चली आएगी, साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों स्पीड बराबर है, और बराबर नहीं होते तो फिर वेक्टर देखना पड़ता वेलोसिटी के हिसाब से। ठीक है, ओके। तो यहां हमने आपसे क्या कहा, फिर से मैं लिखता हूं वही कंसेप्ट रिपीट करके, डायरेक्शन ऑफ फ्लटर ऑफ फ्लैग, फ्लटर ऑफ फ्लैग ऑन कार equals to direction of velocity of wind with respect to car equals to direction of velocity of wind minus velocity of car equals to direction of velocity of wind माइनस तो हम जानते ही नहीं है, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। हम तो वेक्टर सम करना जानते हैं। किसका डायरेक्शन ले लेंगे, एक तो विंड वेलोसिटी, विंड वेक्टर का, विंड वेलोसिटी का वेक्टर लेंगे, और दूसरा किसका डायरेक्शन लेंगे, कार का डायरेक्शन लेंगे। यदि विंड का और कार का डायरेक्शन लेंगे तो हम लोगों को वेक्टर यदि इतना समझ लें तो फ्लटर ऑफ फ्लैग का डायरेक्शन मिल जाएगा। आईआईटी ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है
लेकिन इस आइडिया पे मैंने अपने टेस्ट में कई बार क्वेश्चन बना के दिए, क्योंकि रिलेटिव का सारा आइडिया यहाँ है। आप फील करते हो तो अच्छी बात है, जिस ईयर आएगा उस ईयर कुछ बच्चे बनाएंगे, आप भी बनाओ। If eastern wind is blowing with 60 kilometer per hour and car is moving with 80 kilometer per hour, towards south, find direction of flutter. Direction of flutter of the flag present on the car. कार के ऊपर जो प्रेजेंट है फ्लैग, उसके फ्लटर का डायरेक्शन बताओ। कोई आया डायरेक्शन? कौन सा आया? बालक ने अभी भी 37 नहीं याद किया है, 53 नहीं याद किया। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये होगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। ये होगा वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार। तो पहले तो ये पता कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ विंड के बारे में क्या कहा गया था? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ईस्टर्न विंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड दिख गया, वेलोसिटी ऑफ विंड दिख गया। वेलोसिटी ऑफ कार किधर है? साउथ की तरफ। वेलोसिटी ऑफ कार, तो वेलोसिटी ऑफ कार यदि दिख रहा है साउथ की तरफ, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ कार किधर हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ। और किन दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं? वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर को माइनस वेलोसिटी ऑफ कार वेक्टर से ऐड करना चाहते हैं। यदि यही आपका एम्बिशन है कि इन दोनों को ऐड करें, तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर देते हैं। इनका लेंथ है 60, इनका लेंथ है 80, तो यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, और यही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लटर ऑफ कार। डायरेक्शन ऑफ फ्लटर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लटर, रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लटर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ एंगल कैसे देखेंगे? ये एंगल यदि मुझे अल्फा दिख रहा है, ये एंगल मुझे यदि अल्फा दिख रहा है, अल्फा कहाँ से लाऊं? tan अल्फा लिखोगे 80/60, 4/3। एंगल बड़ा होगा तो बड़ा होगा मतलब 53 डिग्री। तो डायरेक्शन हम कैसे बोलेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लटर ऑफ फ्लैग, डायरेक्शन ऑफ
flutter of flag is 53 degree north of west, 53 degree north of west, यही आया ना? अंश आपके भी आ गए? हितांश कहाँ फंस गए थे? आ गया था, बहुत बढ़िया। कार्तिक अब ओके, ध्यान रखना western wind is blowing and car is moving towards north. Moving towards north. Then the possible directions of the flutter of flag hoisted on the car will be, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, वेस्टर्न विंड इज ब्लोइंग एंड कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आपको बताना है कि डायरेक्शन कौन कौन सा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इनमें से कौन से डायरेक्शन है जो कार के फ्लटर के हो सकते हैं? परफेक्ट। कैसे पता चला? तो सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने क्या देखा? सॉल्व करते वक्त यहाँ देखा नॉर्थ, यहाँ देखा ईस्ट। ईस्टर्न विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, कार जा रही है नॉर्थ की तरफ, इधर आ गया माइनस वेलोसिटी ऑफ कार साउथ की तरफ। तो रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट इधर कहीं भी हो सकता है। पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो जो पॉसिबल डायरेक्शन है वो सारे दो वेक्टर के बीच में ही तो कहीं होगा रिजल्टेंट। ये डिपेंड करेगा उनके लेंथ पे। लेंथ तो दिया नहीं है, इस बीच वाले सारे आप ले सकते हैं। ये साउथ ईस्ट हो सकता है, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट हो सकता है, ऐसा बहुत से डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। पॉसिबल डायरेक्शन की जब बात करनी हो तो ट्रायंगल और कतई नहीं सोचते, तब हम लोग क्या सोचते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में हमें दो वेक्टर जब दिखता है फोर्स वाला तो रिजल्टेंट उसी के बीच में कहीं भी होगा। ये बोलना बड़ा आसान हो जाता है, उस डायरेक्शन का नाम लेना भी आसान है। साउथ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अभी के लिए मात्र इतना ही रखते हैं। अगले टर्न पे रिलेटिव में थोड़ा सा जो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम रहता है उसकी चर्चा कर लेंगे, या अभी 10 मिनट कर लें क्या? टाइम पास खेलें? नहीं, अगले पे। सर आपकी मर्जी, चल